ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है भाई आप लोग के लिए। ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट डाला गया था। आज के सेशन में हम लोग अपने पावर सिस्टम के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन करेंगे, जैसे कनेक्टेड लोड क्या होता है, डिमांड क्या है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, डिमांड फैक्टर क्या है, लोड फैक्टर क्या है, और आगे बढ़ेंगे तो यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या है, प्लांट यूजेस फैक्टर क्या होता है, और आगे जाएंगे तो हॉट रिजर्व क्या होता है, कोल्ड रिजर्व क्या होता है, या फिर कहिए स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है, डैम पावर क्या होता है ना। तो बहुत सारे टर्म्स है भाई, और इन सभी टर्म्स को अगर आप एक बार समझ लेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, तो यहाँ पे भाई कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हर एक एग्जाम में भाई, ज़्यादातर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, डायरेक्ट आपसे डिमांड फैक्टर का फार्मूला पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर लोड फैक्टर का फार्मूला दे देगा, या फिर कहिए आपको एवरेज लोड दे देगा, मैक्सिमम डिमांड दे देगा, बोलेगा लोड फैक्टर निकालिए। तो फार्मूला अगर आप याद नहीं कर रहे हैं या फिर कहिए कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर फिर आपका ये क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो क्योंकि इसमें बहुत सारे टर्म्स को डिफाइन करना भाई, साथ ही साथ उनको समझना भी है, तो अभी इस सीरीज में कम से कम तो 2 से 3 वीडियो बनेंगे। तो अभी आपका पार्ट 1 है, और इस सेशन में हम लोग 2 इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फोकस करेंगे। यह है आपका लोड फैक्टर क्या होता है और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है भाई। यहां से एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर आप लोड फैक्टर को इंप्रूव करेंगे तो जो कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिक, जैसे आप एक यूनिट का, जिसको हम लोग किलोवाट आवर में एक तरीके से, है ना, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर भाई, ठीक है। तो अगर आप लोड फैक्टर को इंप्रूव करते हैं तो 1 यूनिट का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट मींस टैरिफ भाई, जिस रेट पे आप इलेक्ट्रिसिटी को बेच रहे हैं कंज्यूमर को, तो लोड फैक्टर अगर आप इंप्रूव कर लेते हैं, यानी लोड फैक्टर ऐसे जनरली क्या होता है, लेस देन यूनिटी होता है, लेकिन अगर आप यूनिटी के करीब जाते हैं तो सीधी सी बात है आपका जो हर एक यूनिट का प्राइस आएगा, फिर कॉस्ट आएगा, वो कम हो जाता है। वही अगर आप डाइवर्सिटी फैक्टर को इंक्रीज कर देते हैं, इसका जनरली क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन और ज्यादा एक तरीके से इंक्रीज कर देंगे इसका वैल्यू को, तो और ज्यादा एक तरीके से आपका पर यूनिट का जो कॉस्ट आएगा भाई वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करेंगे इन सभी चीजों के ऊपर। अभी तो हम लोग भाई सबसे पहले एक बैकग्राउंड फ्रेम बनाते हैं कि ये पावर सिस्टम में कहां पे पढ़ना होता है। ओके, क्योंकि जब तक आप कहानी के साथ कोरिलेट नहीं करेंगे चीजों को, तो भाई ये आपके दिमाग में रहेगा नहीं। तो हम लोग को पता है कि पूरा का पूरा जो पावर सिस्टम है भाई, ये 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, बिजली को जनरेट करते हैं। तो जहां पे बिजली बन रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं जनरेशन। तो पहले हम लोग को जनरेशन पढ़ना होता है, और जो भी हम लोग यहाँ पे बिजली एक तरीके से बनाए इसको हम लोग स्टेप अप करके क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। यानी हम लोग को पढ़ना होगा यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन से फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप डाउन करने के लिए छोटे छोटे सबस्टेशन बनाते हैं, यानी वहां से फिर हम लोग का स्टार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, ट्रांसमिशन लाइन भी पढ़ेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पढ़ेंगे तो इसमें भी आई 2 टर्म, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग बस ओवरऑल देख रहे हैं ऊपर ऊपर। तो जनरेशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और फिर ये बिजली कहाँ पहुंच रहा है, हम लोग के घर तक पहुंच जा रहा है, फिर इंडस्ट्री तक पहुंच जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे होगा हम लोग का यूटिलाइजेशन। और यूटिलाइजेशन में क्या क्या पढ़ना होता है, इसमें आपको पढ़ना होगा भाई पूरा हीटिंग, वेल्डिंग, इल्यूमिनेशन, ट्रैक्शन, इलेक्ट्रिक ड्राइव। ओके, उसी में तो हम लोग बिजली एक तरीके से यूज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन सब क्या है, तार से कनेक्टेड है भाई, वायर से कनेक्टेड है। तो सीधी सी बात है, ये सारे के सारे वायर क्या है एक तरीके से, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। हो सकता है जनरेशन से लेके यूटिलाइजेशन तक आपके 2000 किलोमीटर हो, या फिर कहीं 3000 किलोमीटर हो, 500 किलोमीटर हो, है ना। तो बहुत लंबा डिस्टेंस से ट्रैवल करता है भाई। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन लाइन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जंगल से होकर गुजर रहा होगा, नदी से होकर गुजर रहा होगा, पहाड़ से होकर गुजर रहा होगा, है ना। तो कभी भी हो सकता है भाई कि कोई तार टूट करके गिर जाए आंधी तूफान में, यानी किसी तरीके का भी फॉल्ट आ सकता है। तो क्योंकि भाई उस फॉल्ट को मेरे को क्लियर करना पड़ेगा, है ना, और ऑटोमेटिक हम लोग चाहते हैं कि फॉल्ट मेरा क्लियर हो जाए, फिर जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक और सेक्शन इसमें ऐड होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी पूरे पावर सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। कहीं पे भी कोई फॉल्ट आता है तो उसको जल्दी से जल्दी एक तरीके से हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। तो एक और आ जाएगा इसमें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, जिसमें हम लोग रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन, अल्टरनेटर का प्रोटेक्शन, है ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा पावर सिस्टम है भाई।
अब देखिए हम लोग ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ते कहाँ पे हैं, तो पहले आप समझिए भाई। जैसे मान लेते हैं आपका एक विलेज है भाई, ओके, और मान लेते हैं आपके गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बहुत कम समय के लिए आता है, ठीक है, बहुत मान लेते हैं 2 घंटे या 3 घंटे, फिर मान लेते 4 घंटे तक के लिए ही आता है। तो सीधी सी बात है बाकी का जो 18 घंटा वो क्या हो गया, एक तरीके से अंधेरे में आपको रहना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने क्या सोचा कि मैं खुद का एक यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन बनाऊंगा। तो सीधी सी बात है अगर आप जनरेटिंग स्टेशन कहीं पे भी बना रहे हैं भाई, और ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आप यहाँ पे जो एक्चुअल हम लोग का पावर सिस्टम है उसके साथ आप कोरिलेट कीजिएगा। तो अगर आप यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले भाई आपको क्या चाहिए, आपको एक अच्छा खासा पैसा चाहिए, है ना। और सीधी सी बात है जो भी आप पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फिर आप क्या चाहेंगे कि मैं बिजली को एक तरीके से विलेज में प्रोवाइड करूं, और ज्यादा अगर प्रॉफिट करना हो तो आसपास में और भी जो विलेज होंगे भाई, है ना, उसको भी एक तरीके से आप सोचेंगे कि उनको भी एक तरीके से प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उन पैसों को आपको फिर से क्या करना है, रिकवर करना है, और कुछ प्रॉफिट के साथ रिकवर करना है, ठीक है। तो हम लोग भाई हमेशा यही चाहेंगे कि जनरेटिंग स्टेशन बनाने में, फिर ये पूरा का पूरा जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या हो, कम से कम पैसों में एक तरीके से हम लोग का इंस्टॉल हो जाए, है ना। और कम से कम अगर आपका लागत लग रहा है भाई तो सीधी सी बात है आप जो इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे वो उसका भी जो प्राइस आएगा वो भी कम से कम होगा, है ना। और अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस कम से कम है तो सीधी सी बात है ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, एक तरीके से उस चीज को कंज्यूम करेंगे, या फिर कहिए उस चीज को एक तरीके से खरीदना चाहेंगे। और क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक इंसान को चाहिए आज के डेट में, है ना। तो ये क्या है, कॉमन है, सबके लिए भाई। तो हम लोग का भाई पावर सिस्टम में सबसे बड़ा मोटिव होता है कि जो भी हम लोग बिजली जनरेट कर रहे हैं उसका पैसा कम से कम आए। अब पैसा कम से कम आए तो भाई इसके लिए आपको एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफ पावर सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक ऑफ पावर सिस्टम, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, पैसा भाई, ठीक है। अब जैसे हम लोग का पहला मोटिव क्या है, पहला मोटिव क्या है भाई कि जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम से कम लागत में हम लोग का बन जाए, है ना। तो इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन में हम लोग पढ़ेंगे पहला, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मस्ट बी मिनिमम, ठीक है, कम से कम होना चाहिए। दूसरा जो मोटिव होता है हम लोग का, रिलायबल एंड कांस्टेंट पावर सप्लाई। जैसे इस विलेज का जो मैंने एग्जांपल लिया भाई, यहाँ पे आपको अलग से जनरेटिंग स्टेशन क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि भाई यहाँ पे पावर जो है ही नहीं, कांस्टेंट पावर सप्लाई है ही नहीं, सिर्फ 4 से 5 घंटे के लिए आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे जो भी जनरेटिंग स्टेशन लगाएंगे उसका मोटिव क्या है कि भाई मेरे को कांस्टेंट पावर सप्लाई करना है, ठीक है, 24 घंटे 24 घंटे इंटू 7 कर लीजिए, मतलब कभी भी मेरा पावर एक तरीके से ठप नहीं होना चाहिए। और कांस्टेंट पावर सप्लाई के साथ कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मींस टिकाऊ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आपने 24 घंटा एक तरीके से प्रोवाइड कर दिया, अगले दिन आपके यहाँ पे कोई फॉल्ट आ गया, वो आपसे क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, फिर कहीं आपका जो अल्टरनेटर है वही खराब हो गया, है ना। तो कांस्टेंट पावर सप्लाई के साथ साथ रिलायबल होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। उसके बाद सीधी सी बात है भाई, हम लोग का जो तीसरा मोटिव होता है पूरे पावर सिस्टम में, हम लोग यही चाहते हैं कि कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग के घरों तक पहुंचे। जैसे मान लेते हैं आप एक न्यू एलईडी टीवी लेकर के आ रहे हैं भाई, और आपके घर में अचानक से वोल्टेज बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, आपका एलईडी खराब हो जाएगा, है ना। या फिर कहिए आपने कोई नया प्रोडक्ट लेकर के आए, काफी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट लेके आए, और आपके घर में अचानक से वोल्टेज बढ़ गया, जैसे पहले जनरेशन में होता था, 5 साल 6 साल या फिर 10 साल पहले चले जाए, उसमें वोल्टेज बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता था, उसके कारण जो इनकैंडेसेंट लैंप था भाई, जो 10 रुपए वाला बल्ब मिलता था वो जल्दी जल्दी फ्यूज हो जाता था, है ना। लेकिन आज की डेट में हम लोग इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम लोग का जो फ्रीक्वेंसी और जो वोल्टेज है भाई, ये ओवरऑल क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो हम लोग का तीसरा मोटिव होता है कि वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि भाई हम लोग का जितना भी इंडक्शन मोटर है ना, या फिर कहिए वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि इंडक्शन प्रिंसिपल पे क्या है, पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी मैटर करता है भाई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट रहेगा तो सीधी सी बात है मेरा इंडक्शन मोटर का या फिर कहिए इंडक्शन प्रिंसिपल से चलने वाले डिवाइसेस का क्या होगा, एक तरीके से जो परफॉर्मेंस होगा वो बेस्ट होगा। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वोल्टेज कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का लाइफ एक तरीके से बढ़ जाएगा, खराब नहीं होगा भाई। उसके बाद
हम लोग का यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई स्टेबिलिटी ऑफ जनरेटर एंड पावर सिस्टम। हम लोगों ने अभी जस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन में भाई जनरेटर खत्म किया है ना। तो वहां पे देखा था कि हंटिंग मैंने आपको पढ़ाया था भाई। अगर आपने हंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पे आप 3-4 वीडियो नीचे आएंगे तो आपको हंटिंग का वीडियो मिल जाएगा। वहां से समझ में आएगा कि कैसे अगर आप मोटर की बात कर लें या फिर जनरेटर की बात कर लें, है ना, अचानक से लोड बढ़ गया तो कैसे एक तरीके से, क्योंकि जनरेटर क्या है भाई, ये सिंक्रोनस जनरेटर होता है। इसमें जो रोटर है और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में क्या होता है, लॉकिंग रहता है। दोनों आपस में लॉक बना करके एक तरीके से सिंक्रोनस स्पीड पे घूमते रहता है। तो अगर अचानक से जर्क आ गया, यानी मान लेते जनरेटर की बात करें, मान लेते अचानक से आपने 10 एसी एक तरीके से ऑन कर दिया, मींस पावर का डिमांड बढ़ गया, यानी करंट इसको ज्यादा चाहिए, वोल्टेज तो कांस्टेंट होता है पावर पैरेलल कनेक्शन में, है ना, तो करंट ज्यादा चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपका जनरेटर क्या है, स्टेबिलिटी एक तरीके से, यानी जो इनके बीच में लॉकिंग है वो लॉकिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो चौथा हम लोग का मोटिव होता है कि हम लोग का जनरेटर का स्टेबिलिटी, और जनरेटर अगर स्टेबल है भाई तो सीधी सी बात है हम लोग का ये ऊपर का जितना भी है सारा चीज सप्लाई होते रहेगा, यानी स्टेबिलिटी पे पूरा का पूरा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट पावर सप्लाई होते रहेगा। मान लेते लॉकिंग टूट गया तो सीधे जनरेटर बंद हो, जनरेटर बंद हो तो पावर बंद हो गया भाई, सप्लाई होना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जनरेटर स्टेबल है तो सीधी सी बात है कांस्टेंट स्पीड पे घूम रहा है तो वोल्टेज भी कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा आपके बस बार पे, और फ्रीक्वेंसी भी आपका एक तरीके से कांस्टेंट प्रोवाइड करेगा। तो ओवरऑल ये 4 मेजर फैक्टर होते हैं जिसके हिसाब से हम लोग को पावर सिस्टम डिजाइन करना होता है। हम लोग का सबसे पहला था कि कम से कम लागत में हम लोग का क्या हो जाए, पूरा का पूरा जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, स्विच गेट, सारा चीज भाई आ जाए। तो कम लागत लगा तो सीधी सी बात है जो ओवरऑल कॉस्ट आएगा पर यूनिट का भाई, या फिर कहिए 1 किलोवाट आवर एनर्जी का, वो भी आपका कम होगा। तो ये 4 पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे। तो अभी आपको भाई ये समझ में आ गया होगा कि पावर सिस्टम में हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते कहां पे है। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 से 4 चैप्टर के बाद आपका आता है इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन। अगर आपके पास ये वाला बुक होगा, ठीक है, ये काफी बेसिक बुक है भाई, तो इसमें आपका ये चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 4 में अगर आप देखेंगे ध्यान से, 4th चैप्टर इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन, इसमें हम लोग को ये सारा चीज पढ़ना होता है कि कैसे हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के कॉस्ट को कम से कम रख सकते हैं। और कम से कम रखने के लिए हम लोग को यहाँ पे ये सारा टर्म पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझिए कि कनेक्टेड लोड क्या होता है। ओके, और इस टॉपिक का मतलब ही है एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो मिनिमम होना चाहिए, उसका प्राइस जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, है ना। ठीक है, इस चैप्टर का यही डेफिनेशन है भाई, ब्रिंग आउट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मिनिमम। ठीक है, कम से कम हम लोग यहाँ पे 1 यूनिट एनर्जी का प्राइस रखना चाहते हैं। अब कम से कम कैसे होगा इस चीज के लिए आपको यहाँ पे समझना है सब। तो सबसे पहले समझिए कनेक्टेड लोड क्या होता है भाई। तो अभी मैंने आपको विलेज का एक एग्जांपल दिया था, मान लेते आपका विलेज है भाई, तो सीधी सी बात है आसपास में बहुत सारे घर होंगे, है ना, और हर एक घर में क्या होगा, एक तरीके से डिफरेंट एप्लियंस होंगे जो बिजली से चलते हो सकता है ये मान लेते फर्स्ट घर है, इसमें आपका मान लेते हैं एक आपका टीवी है, एक मान लेते भाई आपका फैन है, टीवी का मान लेते हैं 100 वॉट है, फैन का मान लेते हैं 200 वॉट है ना, और ये मान लेते हैं यहाँ पे भाई बल्ब है, तो बल्ब जल रहा, 4-5 बल्ब जल रहा हो तो बल्ब का मैं लोड ले लेता हूँ, मान लेते हैं एलईडी बल्ब जल रहा है ना, तो ये मान लेते हैं आपका 200 वॉट है। उसके बाद और थोड़ा एडवांस लेते हैं, एक इंडक्शन मोटर होगा, है ना, इंडक्शन मोटर, ये मान लेते हैं 1000 वॉट का है। उसके बाद मान लेते हैं भाई और क्या हम लोग को नीड है, बेसिक नीड। तो ओवरऑल देखिए इस घर का लोड कितना हो भाई, अगर एक साथ ये सभी लोड को चला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो गया, और ये है नहीं 1500 वॉट इसका क्या हो गया, एक तरीके से लोड है। यानी ये चारों एप्लियंस को एक साथ चलाएगा तो इसको कितना पावर का डिमांड चाहिए, 1500 वॉट का एक तरीके से पावर चाहिए भाई। तो एक साथ जब आप अपने पूरे एप्लियंस को चलाते हैं इसको बोला जाता है कनेक्टेड लोड। मींस ये सारे के सारे एप्लियंस, जैसे मान लेते हैं आपका जनरेटर है यहाँ पे, ठीक है, ये जनरेटर है, तो भाई इस घर के हिसाब से जैसे आप जो जनरेटर लगा रहे हैं भाई, सबसे पहले तो आपका टास्क है कि इस जनरेटर का हम लोग रेटिंग क्या रखेंगे, कितना बड़े साइज का मेरे को अल्टरनेटर लेकर के आना पड़ेगा, 100 केवी का लगाना पड़ेगा, फिर 50 केवी का लगाना पड़ेगा, या फिर 20 केवी का लगाना पड़ेगा, है ना, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा कि इस गांव में कितने सारे घर हैं और हर एक घर का
कितना एक तरीके से कनेक्टेड लोड है। कनेक्टेड लोड मैंने बताया ना, टोटल जो आपके घर में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है और उन सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को एक साथ अगर आप चला देते हैं तो उस समय इसको कितना पावर चाहिए, समझे। तो अभी इसके लिए आ रहा है 1500 वाट। उसी तरीके से मान लेते हैं दूसरा घर है ये, तो इसके घर में मान लेते हैं भाई एक, मतलब ये सब तो कॉमन चीज है, ये सब रहेगा ही रहेगा। मान लेते हैं घर में एक एक्स्ट्रा चीज है आयरन, तो आयरन मान लेते हैं 1000 वाट और एक तरीके से बढ़ गया इसका, तो इसका 1500 था, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 2500 वाट हो जाएगा, है ना। तो जब ये सभी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को चलाएगा तो इसको कितना पावर चाहिए, एक तरीके से 2500 वाट चाहिए। तो यहाँ पे जो आप जनरेटिंग स्टेशन बना रहे भाई, तो सबसे पहले आपको एक ओवरऑल आइडिया लेना पड़ेगा कि आपके गांव में कितने घर हैं और हर एक घर में कितना एक तरीके से कनेक्टेड लोड है। कनेक्टेड लोड मतलब क्या, बिजली से चलने वाले उनके घर में कितने एक तरीके से एप्लियंस हैं, इसको बोला जाता है कनेक्टेड लोड, ठीक है। और इसको कनेक्टेड क्यों, क्योंकि भाई ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी जनरेटर से ही कनेक्टेड है। कभी ना कभी जब भी इसको आप एक तरीके से चलाएंगे, भले ही मान लो टीवी ही चला रहे, तो भाई ये कहाँ कनेक्ट होगा, जनरेटर से तो पावर लेगा, समझ रहे बात को। तो हो सकता है कि एक ऐसा भी टाइम हो कि सभी का सभी एक तरीके से चला दे, है ना। तो इसको कितना पावर चाहिए जनरेटर से, तो 1500 वाट चाहिए ही चाहिए। तो 1500 हो गया, इसका 2500 हो गया। इसी तरीके से अगर 50 घर हैं, सबका पावर निकाल लीजिए, तो उस हिसाब से आपका जो साइज आएगा उससे आपको 5 kV या फिर कहिए 10 kV आपको एक्स्ट्रा ही एक तरीके से लगाना पड़ेगा साइज, है ना। कुछ रिजर्व कैपेसिटी भी होना चाहिए ना, ताकि इसके घर में कोई गेस्ट ऐसा आए, तो गेस्ट लोग आएंगे तो सीधी सी बात है ज़्यादा एक तरीके से इलेक्ट्रिकल का यूज़ होगा, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो थोड़ा सा रिजर्व कैपेसिटी भी हम लोग के पास होना चाहिए। तो सबसे पहले समझिए कि कनेक्टेड लोड होता क्या है। तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको, डेफिनेशन से पढ़ते हैं। द कनेक्टेड लोड ऑन एनी सिस्टम, जैसे ये मेरा सिस्टम है अभी अपने आप में, ठीक है, और अ पार्ट ऑफ सिस्टम इज कंबाइंड कंटिन्यूअस रेटिंग। ध्यान समझिएगा, कंबाइंड मतलब क्या, सबका एडिशन, कंबाइंड मतलब जोड़ना होता है। कंबाइंड कंटिन्यूअस रेटिंग ऑफ ऑल द रिसीविंग एपरेटस ऑन कंज्यूमर प्रीमिसेस, यानी इसके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उन सबको जोड़ने के बाद जो भी आपका पावर का डिमांड होगा वो एक तरीके से कहलाता है कनेक्टेड लोड। क्लियर हो गया। तो आप अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है भाई, उन सभी के पावर को जोड़िए एक साथ, और जो भी आपका फाइनल वैल्यू आएगा वो क्या हो गया, आपके घर का कनेक्टेड लोड हो गया, ठीक है। अब दूसरा टर्म समझते हैं डिमांड। डिमांड क्या होता है, तो अगर मैं डिमांड को यहाँ पे एग्जांपल से पहले समझाऊं, जैसे अभी हम लोगों ने देख लिया कि भाई ये मेरा पहला घर था, इस घर में अभी जो कनेक्टेड लोड है, ठीक है, यहां पे लिखता हूं कनेक्टेड लोड, और इधर लिख देते हैं हम लोग ये है हाउस 1, और इधर लिख देते हैं हाउस 2। तो कनेक्टेड लोड कितना भाई 1500 यानी 1.5 किलोवाट। इसका कितना था 2500 यानी 2.5 किलोवाट। अब डिमांड क्या होता है समझिए, यहां पे मैं लिखता हूं डिमांड। डिमांड का मतलब समझिए ना भाई, पावर का डिमांड इसको कितना है। तो कनेक्टेड लोड और डिमांड में यही अंतर होता है कि भाई डिमांड का मतलब है कि अभी इस टाइम में, इस पर्टिकुलर टाइम में आपने अपने घर में क्या क्या एक तरीके से चला रखा है। मान लेते हैं भाई आपका टीवी चल रहा है, ठीक है, आपका फैन चल रहा है, और मान लेते हैं आपका एक इंडक्शन मोटर चल रहा है। तो बताइए आपके घर का इस टाइम में कितना पावर का कंजम्पशन हो रहा है। ये 1000 वाट हो गया, ये 200 हो गया और ये 100 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 1300 वाट। यानी इसको ओवरऑल कहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1.3 किलोवाट। तो ये हो गया आपका भाई कि ये अभी क्या है, मेरा इतने पावर का डिमांड है इस इंस्टेंट में, समझ में आया। इस टाइम में मेरे को 1.3 किलोवाट का एक तरीके से पावर चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड, समझे। और ये डिमांड जो है भाई ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा, समझ में आया। जैसे मान लेते हैं अभी अचानक से आपने टीवी बंद कर दिया तो क्या हो जाएगा, 100 वाट यहां से घट जाएगा भाई, यानी सिर्फ और सिर्फ 1200 वाट का ही एक तरीके से अब डिमांड है। तो डिमांड क्या होता है, एक तरीके से वेरिएबल होता है, वो आगे पीछे रहेगा। तो एक पर्टिकुलर टाइम में आप कितना पावर का डिमांड कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिमांड, ठीक है। और उसी तरीके से ये दूसरा घर है, मान लेते भाई इसमें आपका इंडक्शन मोटर चल रहा है, मान लेते एक टीवी चल रहा है और एक आयरन भी चल रहा है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका, ये 2100 वाट का इसका पावर का डिमांड है, समझा। 2100 वाट कहना मतलब क्या 2.1 किलोवाट का इसका डिमांड। उसी तरीके से और भी घर होंगे तो सारे घर का अपना कनेक्टेड लोड होगा, है ना। S3 मान लेते हैं इसका भाई 3 किलोवाट, और अभी इस टाइम में जो पावर का डिमांड कर रहा है ये मान लेते हैं आपका 2 किलोवाट है। बाकी जो 1000 वाट वाले एप्लियंस होंगे वो क्या होंगे, अभी बंद पड़े हुए होंगे, समझे। तो कनेक्टेड लोड क्या होता है और डिमांड क्या होता है भाई, ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा मैक्सिमम डिमांड या फिर कहिए पीक लोड क्या होता है। तो देखिए क्या बोलता है डेफिनेशन। सबसे पहले डिमांड का डेफिनेशन पढ़ते हैं।
डिमांड का डेफिनेशन क्या है भाई? द डिमांड ऑफ एन इंस्टॉलेशन और सिस्टम इज द लोड, यहां से पढ़ते हैं, द लोड दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई, यानी जनरेटर, सप्लाई मतलब क्या, जो सोर्स है, मतलब जनरेटर से जो भाई ये डिमांड कर रहा है पावर का, ठीक है। द लोड दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स ऑफ सप्लाई टू द रिसीविंग टर्मिनल एवरेज ओवर अ सुटेबल एंड स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम में जो भी आपका पावर का डिमांड होगा वो आपका कहलाता है डिमांड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होता है समझिए, बोलता है द मैक्सिमम डिमांड of an installation or system is the greatest of all the demand that have occurred during a given period। अब समझिए क्या मतलब हुआ इसका। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया भाई कि आपका जो डिमांड है ये डिमांड हर एक इंस्टेंट का अलग अलग होगा, या फिर कहिए हर एक पर्टिकुलर टाइम का अलग अलग होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं अभी सुबह के 10 बज रहे हैं, है ना, तो इसका भाई 1300 वाट का डिमांड है, इसका 2100 वाट का डिमांड है और इसका 2000 वाट का डिमांड है। अब मान लेते भाई आधे घंटे के बाद इसने क्या किया, अपना टीवी बंद कर दिया और फैन भी बंद कर दिया, है ना, तो सीधी सी बात है फैन का भी हम लोग ने 100 वाट लिया था, टीवी का भी 100 वाट लिया था, सॉरी फैन का 200 था, यानी 300 वाट घट जाएगा इसमें से। यानी अब क्या हो गया एक तरीके से, अब हो गया इसका 1000 वाट का एक तरीके से डिमांड है। उसी तरीके से यहाँ पे अभी ये 2100 वाट का ले रहा है, मान लेते हैं कुछ एप्लायंस जो है बंद हो गया, तो मान लेते हैं भाई ये 1500 वाट का पावर का डिमांड कर रहा है। उसी तरीके से ये मान ले 2 किलोवाट पे काम कर रहा था, यानी 2000 वाट का डिमांड हो रहा था पावर का, मान लेते इसने एक ऑपरेटर से भी 2 ऑपरेटर और एक तरीके से ऑन कर दिया, समझते क्या। अब इसका मान लेते भाई आपका 2500 वाट का पावर का डिमांड, समझे। तो हर एक टाइम के बाद जो डिमांड होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर मैं यहाँ पे एक दिन का लूं भाई, एक दिन कहने का मतलब क्या हुआ, 24 घंटा। 24 घंटा को पावर सिस्टम में कैसे कंसिडर करते हैं, तो हम लोग हमेशा 12 बजे मिडनाइट से कंसिडर करते हैं भाई, ठीक है। ये 12 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 12 मिडनाइट, क्योंकि कल ही मैंने आपको समझाया था ज्योग्राफी वाले लेक्चर में कि भाई 12 बजे मिडनाइट में 1 सेकंड के बाद भी क्या होता है, नया दिन स्टार्ट हो जाता है, डेट आपका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो 12 बजे मिडनाइट से मेरा क्या होता है, न्यू दिन का शुरुआत होता है। तो अगर मैं यहां से एक चक्कर लगाऊं तो क्या होगा भाई, यानी 12 घंटा बीत गए, तो अभी क्या होगा, ये अभी दोपहर होगा, 12 नून लिखेंगे हम लोग, 12 नून हो गया, है ना। और वही एक चक्कर और लगाएंगे, नहीं 12 घंटा और अगर बिताएंगे तो फिर से कहां पहुंच जाएंगे, 12 मिडनाइट हो जाएगा, है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, 24 घंटा हो गया। तो जब आप टाइम को दिखाएंगे, अभी हम लोग लोड कर्व पे आएंगे भाई, तो आपको पता है लोड कर्व इधर टाइम होता है, इधर मेरा पावर का डिमांड होता है ना। तो ये दिन मेरा 12 मिडनाइट से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये 12 मिडनाइट हो गया और ये हो जाएगा, यानी यहां से यहां तक आएंगे, मान लेते हैं ये 12 नून है, दोपहर है, और 12 घंटा और जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका अगेन 12 मिडनाइट हो जाएगा, 12 मिडनाइट। किसी किसी बुक में कैसे लिखेगा, ये यहां पे 12 लिख देगा मिडनाइट और फिर यहां पे लिख देगा 24, क्योंकि भाई 12 मिडनाइट के बाद 1 सेकंड भी बीत गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्निंग में जैसे रेलवे वाला, अगर आपको टाइम पता होगा रेलवे का कैसे चलता है, 24 आवर वाले फॉर्मेट में चलता है। 12 बजे मिडनाइट है, 1 सेकंड भी आगे हो गया तो क्या होगा, वहां पे 1 लिखा जाता है, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी लंच टाइम तक, यानी 12 नून है, उसके बाद फिर क्या हो जाता है 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये मेरा क्या, यहां से 1 बजेगा, 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है 12 नून है, उसका फिर क्या होगा 13 14 15 16 17 18, यानी 12 घंटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 24 लिखेंगे, क्लियर हो गया। तो किसी किसी बुक में 12 मिडनाइट से लेके यहाँ पे 12 मिडनाइट तक लिखेगा, मीन्स ये भी 24 घंटा हो गया। और या फिर इसको 1 2 3 4 में लिखा तो यहाँ पे आपका 24 लिखेगा, क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग एक दिन का देख रहे हैं भाई, एक दिन का अगर देखें, है ना, और यहाँ मान लेते मेरे पास 3 घर है या फिर 4 घर है, तो ओवरऑल जो पावर का डिमांड है, जो पावर का डिमांड है भाई हर एक आवर के बाद अलग अलग होगा, है ना। इससे बढ़ भी सकता है, इससे घट भी सकता है, इसका भी इससे बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन भाई 24 घंटे का अगर हम यहाँ पे देखें तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम होगा जहां पे ये वाला घर जो है आपका मैक्सिमम पावर डिमांड कर रहा हो, यानी पूरे 24 घंटे में सबसे ज्यादा ये पावर डिमांड कर रहा है। इसका भी उसी तरीके से पूरे 24 घंटे का ये सबसे ज्यादा पावर डिमांड कर रहा है, इसमें भी पूरे 24 घंटे में आपका मैक्सिमम पावर डिमांड कर रहा होगा, है ना। तो मान लेते हैं इसका जो मैक्सिमम पूरे 24 घंटे में है, ये मान लेते भाई आपका 1400 वाट है। ये मान लेते भाई आपका, मान लेते हैं ये पूरा फुल लोड ले लेते हैं, ऐसे तो होता नहीं है पूरा का पूरा एप्लायंस एक ही साथ चल जाए। मान लेते हैं
कितना ले लें हम लोग इसको, 2400 वॉट ले लेते हैं, और ये मान लेते भाई आपका 2900 वॉट। ठीक है, तो इस घर का ये क्या हो गया 1400 मैक्सिमम डिमांड हो गया। इसका क्या हो गया, ये इसका भी मैक्सिमम डिमांड और ये भी इसका मैक्सिमम डिमांड। तो वही लिखा हुआ है मैक्सिमम डिमांड का। आप डेफिनेशन पढ़िए यहाँ पे, देखिए क्या बोल रहा है, द डिमांड, ठीक है, जो भी आपका पावर का डिमांड हो रहा है, और आप देख रहे हैं डिमांड मेरा वेरिएबल है, टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो क्या बोलता है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिमांड। ठीक है, सारे डिमांड का 24 घंटे में जो भी इसने डिमांड किया पावर का, उन सभी डिमांड का जो सबसे बड़ा वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिमांड दैट हैव अकर्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, इसी को कहते हैं हम लोग मैक्सिमम डिमांड, एफ का ये पीक लोड। समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग डिमांड फैक्टर के ऊपर। तो डिमांड फैक्टर क्या है भाई, डिमांड फैक्टर क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे, और फैक्टर का मतलब क्या होता है ये समझिए पहले। फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर हम लोग कंपेयरिंग के लिए यूज करते हैं भाई। जैसे आपने पावर सिस्टम में या फिर कहिए बेसिक इलेक्ट्रिकल में या फिर मशीन में भाई आपने पढ़ा होगा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या बताता है भाई, हम लोग को पता है 2 तरह पावर होता है। एपरेंट पावर इक्वल टू क्या होता है बताइए, एपरेंट पावर इक्वल टू है मेरा, इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर। तो अगर हम लोग एक्टिव पावर की बात करें तो क्या होता है भाई, अगर हम लोग यहाँ पे देखें VL IL यहाँ पे होता है cos फाई, और रिएक्टिव पावर की बात करें क्या हो जाएगा VL IL sin फाई, है ना। तो अगर मान लेते हैं आपका जो एपरेंट पावर है ये 100 kVA है, और मान लेते हैं पावर फैक्टर भाई आपका कितना है 0.8 है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि भाई एक्टिव पावर मेरा कितना आ रहा है, तो एक्टिव पावर कितना होगा, क्योंकि एपरेंट पावर आपका दिया है यहाँ पे। एपरेंट पावर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है, यानी VI का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 100 kVA, समझ में आया। ठीक है, इसके जगह मेरा ये वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए VL IL, यहाँ पे लाइन वोल्टेज होता है और लाइन करंट। इसका मतलब क्या, ये तो मेरा एपरेंट पावर है भाई। ठीक है, एपरेंट पावर की जगह मैं लिख दूं 100, है ना। तो एक्टिव पावर की बात करते हैं, यहाँ पे मैं 100 लिख दूंगा, और KVA के ही रहने देते हैं। cos फाई का वैल्यू कितना है 0.8, मान लो लैगिंग है। तो ओवरऑल कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 80 किलोवाट। किलो क्यों, क्योंकि हम लोगों ने KVA को KVA में ही रहने दिया भाई, इसको VA में चेंज नहीं किया है। उसी तरीके से अगर मैं रिएक्टिव पावर की बात करूं कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी एपरेंट पावर है यानी 100 kVA इंटू साइन फाई। तो आपको पता है इस यहाँ से फाई निकाल लेंगे, फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा cos इनवर्स 0.8, और ये आ जाएगा भाई 36.8 आता है ये। ठीक है, और वही फिर साइन फाई का वैल्यू डालेंगे 36.8, तो आपका ये 0.6 समथिंग आएगा। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पे 0.6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्या होता है साइन फाई है ना, साइन फाई का वैल्यू वहाँ बताया मैंने आपको, कितना आ जाएगा आपका ये ओवरऑल आएगा 60 kVAR। ठीक है, समझ में आया। तो आप पावर फैक्टर से देख पा रहे हैं भाई कि कितना मतलब टोटल एपरेंट पावर का कितना एक्टिव पावर आ रहा हो, कितना एक तरीके से रिएक्टिव पावर आ रहा है। और cos फाई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो cos फाई क्या बताता है, यही है ना कि टोटल KVA का आप कितना एक तरीके से किलोवाट एक तरीके से ले रहे हैं भाई, समझे। टोटल जो एपरेंट पावर है उसका आप कितना एक तरीके से एक्टिव पावर ले रहे हैं, वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे मैनुअली कैलकुलेट किया है। तो फैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया, ये कंपेयरिंग होता है भाई। ठीक है, ये कंपेयर किया जाता है एपरेंट पावर का आप कितना एक तरीके से एक्टिव पावर ले रहे हैं या फिर रिएक्टिव पावर ले रहे हैं, तो यही चीज है। अब यहाँ पे समझिए भाई, फॉर्मूले में ही लिखा हुआ है, नीचे में क्या है कनेक्टेड लोड, मीन्स हर एक घर का, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4 लिया है ना। तो हर एक घर का भाई कनेक्टेड लोड क्या होगा कि जो भी इनके घर में इलेक्ट्रिकल एप्लायंस होंगे उन सबका जो पावर रेटिंग आएगा वो उसका कनेक्टेड लोड होता है। ठीक है, तो ओवरऑल मान लेते हैं इसका आपका 2000 वॉट है, इसका मान लेते हैं भाई 3000 वॉट है, इसका मान लेते हैं आपका 2500 वॉट है, इसका अगेन 1500 वॉट मान लेते हैं। तो ओवरऑल कितना आएगा बताइए, ये हो जाएगा 3 2 5 6 7, है ना, और ये 8 हो जाए 9, यानी 9000 हो गया आपका कनेक्टेड लोड। ठीक है, सभी घर का जो हम लोगों ने जोड़ा 9000 वॉट मतलब 9 किलोवाट क्या हो गया कनेक्टेड लोड हो गया। और मैक्सिमम डिमांड का मतलब क्या, अभी जस्ट बताया मैंने मैक्सिमम डिमांड क्या होता है कि ये भाई 24 घंटे में इसको आप मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं, लेकिन भाई हम लोग के लिए ईजी होता है डेली के लिए। ठीक है, तो 24 घंटे में ये अपना कुछ पावर का डिमांड कर रहा होगा, अलग अलग टाइम में अलग अलग पावर का डिमांड कर रहा होगा, लेकिन भाई इस घर के लिए 24 घंटे में एक ऐसा टाइम होगा जहां पे इसने सबसे ज्यादा पावर का डिमांड किया हो, इसने भी एक सबसे ज्यादा पावर का डिमांड किया हो, है ना। तो ये मान लेते हैं आपका जो मैक्सिमम पावर डिमांड कर रहा है ये भाई मान लेते हैं आपका 1500 वॉट है। ओके, ये वाला मान लेते हैं भाई आपका 2000 वॉट है, और ये मान लेते हैं आपका 2000 वॉट है ये भी।
और इसको मान लेते भाई ये 1000 वॉट है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये सब, इसका क्या है मैक्सिमम पावर मैंने बोला है, मैक्सिमम पावर 24 घंटे में इतना इतना ये डिमांड कर रहा है। तो कितना हो जाए बताइए, 1000 2 3 हो जाए, है ना, 3 2 5 6 6.5 यानी 6.5 किलोवाट आ गया। तो ओवरऑल इसका जवाब मतलब क्या बोल रहा है अभी, फॉर्मूला क्या बोला समझने की कोशिश कीजिए कि टोटल जो अगर ये सारे अपने एप्लायंस एक साथ चलाते तो भाई कितना मैक्सिमम पावर का डिमांड करते हैं, जिसे हम लोग कनेक्टेड लोड बोल रहे हैं 9 किलोवाट का। लेकिन भाई 9 किलोवाट ना डिमांड करके अभी कितना कर रहे हैं, मात्र 6.5 किलोवाट का। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड फैक्टर। ओके, और फैक्टर से आपको समझ में आ रहा है कि पूरे कनेक्टेड लोड का ये कितना एक तरीके से मैक्सिमम पावर इसने डिमांड किया, आंसर लिखा उन्होंने। अब हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है भाई, जो कि इस पूरे लेक्चर का एक तरीके से समझिए बैकबोन है। और एक बार समझ जाते भाई आपको बहुत कुछ समझ में आएगा पावर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। फिर ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट बन जाएगा आपके पावर सिस्टम में कि लोड फैक्टर क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, और डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है और उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, और कैसे हम लोग लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर को इंप्रूव करके हम लोग का जो हर एक यूनिट का जो कॉस्ट है भाई उसको कैसे हम लोग कम से कम कर सकते हैं। और ये दो टर्म समझ में आ जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा इस चैप्टर का नाम इकोनॉमिक ऑफ पावर जनरेशन क्यों रखा गया था। ओके, देखिए भाई, लोड फैक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यहां पे समझना होगा कि लोड कर्व क्या होता है। तो हम लोग को पता है, अभी साफ साफ देख रहे भाई, जो मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया कि अगर ये जनरेटिंग स्टेशन है आपका, ये प्राइम मूवर हो गया, और ये मान लेते भाई आपका ये प्राइम मूवर क्या कर रहा है, एक तरीके से इस जनरेटर को घुमा रहा है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से बन रहा है, और ये आपका एक विलेज है जिसको आप एक तरीके से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा भाई कि हर एक टाइम के बाद जो पावर का डिमांड हो रहा है वो अलग अलग हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर आप बैठे हुए हैं, ठीक है, मान लेते आप बैठे हो भाई यहाँ पे, तो सीधी सी बात है आप देख रहे हैं कि इस जनरेटर पे जो लोड पड़ रहा है वो अलग अलग पड़ रहा है, अलग अलग टाइम में अलग अलग पड़ रहा है भाई। तो अभी क्योंकि हम लोग लोड कर्व जो है 3 तरीके का डिजाइन करते हैं। एक हो गया आपका डेली लोड कर्व यानी 24 घंटा, यानी यहाँ पे जो टाइम का एक्सेस हम लोग 24 घंटे के हिसाब से देखेंगे। उसके बाद मंथली भी होता है, मंथली में क्या होगा आपका फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे करके चल सकते हैं आप। और फिर आपका होता है एनुअली भाई, ठीक है। एनुअली में हम लोग जनवरी मंथ से लेकर के दिसंबर मंथ तक जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेली लोड कर्व पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि डेली लोड कर्व को अगर आपने समझ लिया, या फिर कहिए डेली लोड कर्व में अगर आपने सुधार कर लिया, तो भाई आप अपने मंथली लोड कर्व को भी सुधार सकते हैं और एनुअली लोड कर्व को भी सुधार सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है यार, एक सिंपल सा लाइन है कि अगर मान लेते हैं आपका पूरा का पूरा साल बर्बाद हो गया, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2022 भाई अब ये खत्म होने वाला ही है, तो आप इस पूरे साल को एक तरीके से सेव कर सकते हैं अगर आप एक महीने, सिर्फ और सिर्फ एक महीने अगर आपने अच्छे से काम कर लिया तो। ओके, पूरा का पूरा साल आपका ईयर जो है आपका बच जाएगा। वही मान लेते हैं आपको लग रहा है कि मेरा ये पूरा का पूरा महीना खत्म हो गया, पूरा का पूरा महीना मैंने कोई काम नहीं किया, तो उस महीने को आप सेव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सप्ताह काम करके, ठीक है। एक सप्ताह अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, पूरा का पूरा मंथ भाई आपका सेव हो जाएगा। और वही अगर आपको लग रहा है कि मेरा पूरा का पूरा सप्ताह एक तरीके से वीक बर्बाद हो गया है ना, तो उस सप्ताह को एक तरीके से आप बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन काम करके। एक दिन अगर आपने अच्छे से काम कर लिया, पूरा का पूरा वीक आपका सेव हो जाएगा। और वही अगर आपको लग रहा है भाई कि मेरा पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो रहा है, तो उस दिन को आप बचा सकते हैं 1 घंटा एक तरीके से काम करके। ओके, और अगर आपका 1 घंटा एक तरीके से बर्बाद हो रहा है, तो भाई आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अच्छे से पढ़ाई करके उस 1 घंटे को बचा सकते हैं। तो वही है कि छोटे छोटे चीजों के ऊपर जब आप फोकस करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका बड़ा बड़ा चीज भी एक तरीके से सही होने लगेगा। तो यही चीज होता है लोड कर्व के लिए भी, कि हम लोग हमेशा डेली लोड कर्व के ऊपर अगर फोकस करेंगे, डेली लोड कर्व में अगर आप सुधार कर लेंगे, तो ऑटोमेटिक आपका जो मंथली लोड कर्व बनेगा, ईयरली लोड कर्व बनेगा, वो सारा का सारा ऑटोमेटिक सुधर जाएगा, ठीक है। तो अभी ये टाइम हो गया, और इधर भाई मेरा है पावर का डिमांड, ठीक है। पावर का डिमांड मान लेते हैं किलोवाट में। तो सीधी सी बात है, हम लोग का जो दिन स्टार्ट हो रहा है भाई, ये है 12 बजे मिडनाइट। ओके, मिडनाइट ये है मेरा यहाँ पे। इसको थोड़ा सा और मैं एक्सटेंड कर देता हूं। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना भाई, टाइम सेव करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप पढ़ाई ये सब नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही घूम रहे हैं इधर उधर दोस्तों के साथ, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। 1 सप्ताह कम से कम पढ़िए आप अच्छे से।
तो ये भाई 12 मिडनाइट था और ये मान लेते हैं मेरा 24 आवर्स, यानी यहाँ पे कहता हूँ कि ये है आपका नेक्स्ट 12 मिडनाइट। ठीक है, तो 24 घंटा हो गया यहाँ पे, और इधर कहीं बीच में आपका होगा 12 नून। तो हम लोग को पता भाई अभी 12 बजे रात है, तो ज़्यादातर लोग क्या होगा, सो गए होंगे। लेकिन हम लोग को पता है कि कुछ ऐसे लोड होते हैं जो 24 घंटा चलते रहते हैं भाई। जैसे आपका हॉस्पिटल हमेशा खुला हुआ रहता है, आपका जो ट्रेन है भाई, ट्रेन आपका हमेशा चलते रहता है ना। या फिर कहीं आपके घर में भी कुछ ऐसे लोड होंगे जो हमेशा कनेक्टेड होंगे, जैसे आपका फ्रिज हो गया, या फिर कहिए आपका जो इंडिकेटर होता है भाई, है ना, जिसमें छोटा सा एक नियॉन लैंप लगा हुआ रहता है, तो भी एक तरीके से कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ आपका भाई लोड जो है 24 घंटे लगा हुआ ही रहेगा। तो कभी भी आपका ये पावर वर्सेस टाइम का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं होगा। मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं आपका, क्योंकि अभी 12 बजे मिडनाइट है, तो ज्यादातर लोग सो रहे होंगे, कॉलेज बंद होगा, स्कूल बंद होगा, जो दुकानें होंगे भाई वो भी बंद होंगे, है ना। तो रात के टाइम में पावर का डिमांड कम होता है। तो इसको मैं ऐसे एक तरीके से स्टार्ट कर रहा हूं, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे सुबह होगा, और धीरे जैसे जैसे सुबह होगा वैसे वैसे क्या होगा, जो ऑफिस जाने वाले लोग होंगे वो रेडी हो जाएंगे, है ना। तो ज़्यादातर लोग ट्रेन से भी जाते हैं, मेट्रो ये सब सिटी में मेट्रो ये सब चल रहा है भाई, है ना। तो देख रहे हैं कि ट्रैक्शन लोड मेरा बढ़ रहा है। फिर स्कूल खुलेगा तो स्कूल में भी लोड, फैन है ना। उसके बाद फिर आपका बल्ब, ये सब बहुत सारे लोड हैं, कंप्यूटर ये सब है, तो उसका भी लोड बढ़ेगा। फिर ऑफिस खुलेंगे, उसका भी लोड बढ़ेगा। फिर इंडस्ट्री खुलेगा। तो जैसे जैसे आपका सुबह होगा वैसे वैसे पावर का डिमांड क्या होता है, बढ़ता है इस तरीके से। और इसको अगर मैं एक लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से जाएगा भाई, ओके। और जैसे जैसे शाम होगा, क्योंकि भाई अब क्या हो रहा है, स्कूल बंद होगा, है ना, स्कूल बंद हो जाएगा, कॉलेज बंद हो जाएगा, फिर शाम में, और इंडस्ट्री बंद हो जाएगा। इंडस्ट्री तो रात में भी चलता है, नहीं आप समझिए, धीरे धीरे जो लोड, पीक लोड आया था, यानी जो पीक पावर का डिमांड आया था भाई, वो घटेगा, ओके। उसका फिर और रात होगा तो हो सकता है जितने भी मॉल्स हैं, है ना, उनमें फिर लाइट ये सब, मतलब रात के टाइम में लाइटनिंग लोड बढ़ता है ना, तो पावर का फिर से एक तरीके से समझिए डिमांड मेरा बढ़ेगा, ओके। तो ये मान लेते हैं, लेकिन सुबह ज़्यादा पीक नहीं जाएगा, सुबह ऐसे करके ऐसे दिखा देते हैं, ओके ओके। और ये फिर ऐसे रहेगा, यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पे, क्योंकि भाई ये बेस लोड है। तो अभी आप देख रहे हैं कि पावर का डिमांड जो है टाइम के रिस्पेक्ट में कुछ ऐसे चल रहा है। इस वाले एरिया में क्या है, मेरा पीक डिमांड है भाई, और इस वाले एरिया में भी क्या एक तरीके से पीक डिमांड है। फिर ये जो मैंने बोला ये बेस लोड है, यानी इतना पावर जो है कनेक्टेड रहेगा ही रहेगा। तो भाई अब आप देख रहे हैं कि पावर का जो डिमांड है टाइम के साथ कुछ इस तरीके का है। और अगर आप पीक लोड के ऊपर फोकस करें, पहले तो समझिए भाई, ज्यादातर जो हम लोग बेसिक वे में समझने के लिए ना, हम लोग ऐसे लोड कर्व को कुछ ऐसे दिखाते हैं, फिर बेसिक तरीके से दिखाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की तरह ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। इसको और थोड़ा छोटा करता हूं, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पे हो गया आपका 24 आवर्स, ठीक है। ये मेरा क्या था, फर्स्ट आवर्स था। तो आप देख रहे हैं भाई कि ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा क्या होगा आपका 24 घंटा कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं बेस लोड, ओके। और ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे पीक लोड, ठीक है। यही चीज आपका यहाँ पे दिखाया गया। ये नीचे वाला जो पोर्शन है पूरा का पूरा क्या है, बेस लोड है भाई, और ये क्या है आपका पीक लोड है। तो अभी आपको यहाँ पे दो तरीके का जनरेटिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। एक तो वैसे लोड को पावर सप्लाई करने के लिए जो 24 घंटा लगा हुआ है, जिसको हम लोग बेस लोड बोल रहे हैं, है ना। और ये वाला अगर आप टाइम जोन देखें यहां से लेके यहां तक, तो इस टाइम पीरियड में भाई क्या है, पीक लोड का डिमांड है, यानी इतना पावर का एक्स्ट्रा एक तरीके से डिमांड हो रहा है। तो इस पीक लोड को भी एक तरीके से हैंडल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक और जनरेटिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि भाई ये अचानक से लोड बढ़ रहा है ना, तो अचानक से लोड बढ़ रहा है, ऐसा मतलब क्या, जो का पीक लोड पावर प्लांट होगा वो जल्दी से स्टार्ट होना चाहिए पहले। तो क्योंकि आप लोड कर्व से समझ पा रहे हैं भाई कि दो तरीके का मेरा यहाँ पे लोड है, एक तो है बेस लोड और दूसरा भाई मेरा यहाँ पे पीक लोड। तो ओवरऑल मेरे को यहाँ पे दो तरीके का जनरेटिंग स्टेशन बनाना पड़ेगा। बेस लोड में क्या क्या आ जाता है, बेस लोड जैसे भाई
आपका पहले तो पीक लोड समझिए। पीक लोड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इंस्टेंट स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि पीक भाई कभी भी आ सकता है ना। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट होने वाला कौन सा पावर प्लांट है? अब जैसे अगर आप पीक लोड में थर्मल पावर प्लांट यूज करें, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है भाई, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कोयले को पहले आपको क्रश करना पड़ता है, क्रश करके उसको फाइन पाउडर बनाना पड़ता है, फिर आप उसको जलाएंगे, फिर बॉयलर में पानी आएगा, फिर पानी भी गर्म होगा, फिर स्टीम बनेगा, फिर स्टीम भी भाई कितना सुपर सैचुरेटेड होना चाहिए, ड्राई स्टीम होना चाहिए। इसका कितना होता है 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो कोयले को क्रश करने में, पानी गर्म होने में, स्टीम बनने में और ड्राई स्टीम बनने तक में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाला स्टीम है, तो इसको जब टरबाइन पे डालेंगे तो मान लेते अभी टरबाइन रुका हुआ है ना, रुका मीन्स वो रूम टेम्परेचर पे भाई। और टरबाइन क्योंकि भाई एक तरीके से मेटल ब्लेड लगे हुए हैं, तो अचानक से आप इसके ऊपर इतना हाई टेम्परेचर वाला स्टीम डालेंगे, और क्योंकि भाई टरबाइन घूमेगा भी स्टीम को डालने के बाद, तो एक तो भाई आपका जो ब्लेड लगा वो क्या होगा, गर्म होगा, और गर्म होने से मेटल एक्सपेंड होता है, और क्योंकि भाई रोटेट हो रहा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी बाहर तरफ एक फोर्स लगाएगा, है ना, तो ब्लेड टूटने का डर होता है भाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने टरबाइन को पहले गर्म करते हैं, ठीक है, ताकि इस टेम्परेचर से फैमिलियर हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग ये ड्राई स्टीम डालते हैं और तब जाके एक तरीके से ये स्टार्ट होता है। जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा ना ग्लास वाला, मान लेते हैं आपके पास एक ग्लास है भाई, पहले आप उसको ठंडे पानी से धो दिया, अचानक से फिर क्या कीजिए उसमें गर्म चाय डाल दिए, क्रैक आ जाएगा उसमें, क्योंकि टेम्परेचर के कारण क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्सपेंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके कारण क्रैकिंग आ जाता है। ओके, तो आप देख रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट कभी भी पीक लोड में स्टार्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये 8 से 10 घंटे का समय लेता है आपका। क्लियर हुआ? तो थर्मल पावर प्लांट को हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बेस लोड में यूज करता है। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेस लोड के लिए कौन सा यूज करते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर में भी सेम चीज है, बस यहाँ पे फ्यूल कोयला की जगह हम लोग यूरेनियम यूज कर रहे हैं, तो उसमें भाई सेम प्रोसेस है, टरबाइन को हीट करना पड़ेगा, स्टीम बनाना पड़ेगा, है ना। तो न्यूक्लियर भी हम लोग का कहाँ यूज होगा, बेस में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे अगर आपके पास अच्छा खासा पानी है भाई, पानी का अगर आपके पास बहुत ज्यादा अबंडेंस मात्रा में है, तो हाइड्रो पावर प्लांट भी आप बेस लोड में यूज कर सकते हैं। और वही अगर आप यहाँ पे पीक लोड की बात करें, तो पीक लोड में क्या यूज होगा, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट होगी। हाइड्रो में क्या है, पानी आपका रिजर्वायर में स्टोर है, बस आपको वाल्व खोलना है, वाल्व खोलते ही आपका क्या होगा, पानी टरबाइन को घुमाएगा और टरबाइन घूमने लगेगा, आपका भाई ऑटोमेटिक अल्टरनेटर घूमने लगेगा, तो ये तुरंत इंस्टेंट स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से अगर आप पंप स्टोरेज की बात करें, है ना, हाइड्रो का ही एक ब्रांच होता है ये पंप स्टोरेज। इसमें क्या होता है भाई, हम लोग एक छोटा सा रिजर्वायर बनाते हैं, रिजर्वायर में पानी को एक तरीके से फिल करके रखते हैं, और जैसे ही पीक लोड आएगा तो वाल्व खोलेंगे, पानी नीचे गिरेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग अपने टरबाइन ये अल्टरनेटर को घुमाने में यूज कर लेते हैं। और फिर जो पानी नीचे है उसको फेंकेंगे नहीं, या फिर कहीं आगे छोड़ेंगे नहीं नदी नाले में, हम लोग फिर से क्या करते हैं उसको, जब हम लोग का पीक लोड चला जाएगा तो बेस लोड में फिर से हम लोग इंडक्शन मोटर को यूज करके इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से पानी को चढ़ाए, फिर कहीं जो सिंक्रोनस मशीन लगा हुआ उसी को हम लोग एज अ मोटर पर यूज करके इसको पानी को फिर से हम लोग ऊपर पंप कर लेंगे, ठीक है। इसलिए इसका नाम पड़ा है पंप स्टोरेज प्लांट। उसके बाद बेस लोड में और देख लीजिए, बेस लोड में भाई हम लोग अपने सोलर पावर प्लांट को यूज करते हैं, क्योंकि सोलर को कभी पीक में नहीं डालेंगे, क्योंकि मान लेते जब पीक लोड आया उसमें भाई आपका सन है ही नहीं, बादल छाया हुआ, फिर बारिश वाला सीजन है ना, तो सोलर पावर प्लांट इसमें काम नहीं करेगा कभी भी। तो सोलर पावर प्लांट कहाँ यूज करते हैं, बेस में। विंड हो गया, मान लेते हैं पीक लोड आया और यहाँ पे हवा चल ही नहीं रहा है, तो भाई आपका ब्लेड घूमेगा नहीं, तो एनर्जी, तो इसलिए विंड को भी हम लोग कहाँ यूज करेंगे, अपने बेस लोड में यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो आप देख रहे हैं कि लोड कर्व से हम लोग को समझ में आ रहा है, दो तरीके का लोड होता है, बेस लोड, बेस लोड के लिए हम लोग को बनाना पड़े यहाँ पे इतने सारे पावर प्लांट, और पीक लोड को हैंडल करने के लिए फिर हम लोग के पास इतने सारे पावर प्लांट है। तो भाई आपका ये जो विलेज है इसमें आप देख रहे हैं पावर का डिमांड कुछ इस तरीके से है, तो मेरे को बताइए, यहाँ पे आप एक मान लेते हैं थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, एक थर्मल पावर प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक मान लेते हैं भाई अपना पंप स्टोरेज पावर प्लांट। और पंप स्टोरेज के लिए क्या करना, एक बड़ा सा रिजर्वायर बनाना पड़ेगा जिसमें पानी सब स्टोर करेंगे आप, है ना, तो बहुत ज्यादा इसमें भाई लागत लगता है। तो क्योंकि यहाँ पे आप दो जनरेटिंग स्टेशन बना रहे हैं, कोयला से चलने वाला, एक पानी से चलने वाला, तो सीधी सी बात है भाई आपका इनिशियल कॉस्ट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि आपको पैकेट से ही ज्यादा पैसा लग रहा है, तो आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को कम प्राइस पे बेच ही नहीं पाइएगा, है ना। और क्योंकि भाई आप अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचेंगे, और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन नीड है, सबको चाहिए भाई इलेक्ट्रिसिटी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग ले नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्यादा से लोग क्या होगा, फाइनेंशियल एक तरीके से वहां पे इशू आने लगेगा। ऐसे भी आज के डेट में भी देखिए भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है ना, स्मार्ट मीटर सब लगने का काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है भाई। तो जो मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं भाई, है ना, तो उन लोगों के लिए 3000 4000 भी बिल आ रहा है, तो बहुत ज्यादा एक तरीके से वो हैवी अमाउंट है। तो
अभी हम लोग वापस से आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके के लोड कर्व को हैंडल करने के लिए यहाँ पे मेरे को बेस लोड भी लगाना पड़ेगा, बेस लोड पावर प्लांट भी लगाना पड़ेगा और पीक लोड पावर प्लांट भी लगाना पड़ेगा, जिसके चलते मेरा ओवरऑल कॉस्ट मेरा बढ़ जाएगा। तो हम लोग क्या चाहते हैं भाई, हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि इस तरीके का लोड कर्व कभी भी ना आए। इस तरीके के लोड कर्व से हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा एक तरीके से पैसा लगाना पड़ जा रहा है। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि इस तरीके का लोड कर्व को कैसा बनाया जाए। इस तरीके के लोड कर्व को हम लोग कुछ इस डिजाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इस तरीके के डिजाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। यानी हम लोग चाहते हैं भाई कि पीक जो है, पीक लोड जो है वो कम से कम हो, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर बेस लोड ही रहे, सिर्फ और सिर्फ बेस लोड ही रहे, या फिर कहिए यूनिफॉर्म पावर का डिमांड हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो भाई हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ थर्मल पावर प्लांट लगा करके अपना काम चला सकते हैं। पीक लोड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैसे आप इस वेरिएबल लोड कर्व को एक यूनिफॉर्म लोड कर्व में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग के पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, समझिए। उसके बाद फिर हम लोग फॉर्मूला ये सब पे बात करेंगे। पहले इसका मतलब समझिए भाई, और ये किस किस फैक्टर पे एक तरीके से डिपेंड करता है और किस किस चीजों के ऊपर ये असर डालता है, किस पे ये इंपैक्ट डालेगा भाई, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो कल मैंने आपको एक ज्योग्राफी का सेशन दिया था भाई, उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जोन के बारे में बताया था। जैसे रशिया के बारे में बताया था भाई, रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है। अगर आपने नहीं देखा है जाकर के देखिए आप, इसलिए मैंने उस लेक्चर को पब्लिक किया था। उसके बाद यूएसए हो गया, यूएसए में भी आपका 4 टाइम जोन है ना। तो टाइम जोन डालने से क्या होता है, तो पहला है कि एक वेरिएबल लोड कर्व है, इसको यूनिफॉर्म लोड कैसे बनाएंगे। तो पहला मेथड होता है डिवाइडिंग द कंट्री इनटू मल्टीपल टाइम जोन्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ और इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हम लोग को, देखिए यहां पे देखिए भाई, ये है आपका यूएसए का मैप। अगर आप देखेंगे तो इस पूरे कंट्री को 4 जोन में डिवाइड किया गया है। इधर आप देख रहे हैं येलो वाला जो रीजन है, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न टाइम जोन, ये है सेंट्रल टाइम जोन, ये है माउंटेन टाइम जोन और ये है आपका पैसिफिक टाइम जोन। तो क्योंकि हम लोग का अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूम रहा है, तो सबसे पहले भाई सूरज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और जब सूरज यहाँ पे आएगा तो इधर क्या हो गया होगा, शाम हो चुका होगा, है ना। तो वैसी बात है भाई, ऐसे भी समझिए कि सूरज सबसे पहले यहाँ आएगा, नहीं सबसे पहले सुबह यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, समझ रहे बात को। और जब सूरज यहाँ पे उगेगा तो इधर वाला क्या होगा, इधर थोड़ा सा सूरज ढल चुका होगा। तो वही चीज है कि यहाँ पे अगर 5 बज रहा है, 5 बजे शाम हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 4 बजा होगा, यहाँ पे कितना होगा, 3 बजा होगा, यहाँ पे कितना होगा, 2 बजा होगा। उसी तरीके से अगर मैं दूसरे कंट्री के बारे में बताऊं, जैसे अगर आप रशिया की बात करें, तो रशिया भाई और ज्यादा एक तरीके से वेस्ट टू ईस्ट में फैला हुआ है ना। तो रशिया में देखिए, रशिया में टोटल 11 टाइम जोन है। इस वाले के लिए एक अलग टाइम जोन, इसके लिए अलग टाइम जोन, इसके लिए अलग, ठीक है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए भाई अलग अलग टाइम जोन है। और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर मान लेते भाई आपके शाम के 6 बज रहे हैं, तो सीधी सी बात है इधर क्या बज रहा होगा, इधर 5 बज रहा होगा। अब जरूर नहीं कि इनके बीच में भाई 1 घंटे का गैपिंग हो, कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ कि इसका टाइम क्या होगा, लैग होगा। यानी अगर 6 बजा तो यहाँ पे 5 ही बजा होगा, यहाँ पे आपका 4 ही बजा होगा, यहाँ पे 3 ही बजा होगा, यहाँ पे आपका 2 ही बजा होगा, यहाँ पे 1 बजा होगा, यहाँ पे 12 बजा होगा, यहाँ पे भाई 11 बजा होगा, यहाँ पे आपका ये जो येलो वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे आपका 10 बजा होगा, यहाँ पे आपका 9 ही बजा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और एक कहाँ गया, एक इधर है भाई, ठीक है, तो इधर आपका 8 बजा होगा। तो ये बस मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है भाई कि हर एक टाइम जोन में क्या है, 1-1 घंटे का डिफरेंस है। तो यूएसए को लेकर के समझते हैं, क्योंकि भाई 11 टाइम जोन लेके चलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे समझिए कि यूएसए में क्या होता है कि भाई अभी सबसे पहले यहाँ पे सूरज आएगा, तो सबसे पहले लोग यहाँ के उठेंगे, ठीक है। और टाइम जोन अलग है, इसका मतलब क्या, इस पूरे एरिया के लिए जो ऑफिशियल टाइम होगा, जो ऑफिस का टाइम होगा भाई वो अलग होगा, समझे। ऑफिस का टाइम भाई इनका अलग होगा, इस वाले रीजन का जो ऑफिस जाने का टाइम अलग होगा, इस वाले का ऑफिस जाने का टाइम अलग होगा, इस वाले का ऑफिस जाने का टाइम अलग होगा। और ऐसे भी देख सकते हैं इस वाले के हिसाब से ये वाला जो है 1 आवर क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यहां से अगर आप इस वाले रीजन में देखें तो ये भाई आपका 2 आवर लैग कर रहा है, और यहां से अगर आप इस वाले को देखो तो भाई ये आपका 3 आवर्स लैग कर रहा है।
है ना। तो यहाँ का ऑफिशियल टाइम अलग होगा, यहाँ का कॉलेज खुलने का टाइम अलग होगा, स्कूल खुलने का टाइम अलग होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, कैसे हम लोग का एक वेरिएबल लोड कर्व एक यूनिफॉर्म लोड कर्व में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप कंट्री को मल्टीपल टाइम्स में डिवाइड कर देते हैं तो अभी हम लोग का भाई लोड कर्व कुछ इस तरीके का था, है ना। अब इसको जब हम लोगों ने, क्योंकि भाई पहले मान लिया कि पूरा जो है एक ही सिंगल टाइम जोन में था, तो एक ही सिंगल टाइम जोन का मतलब क्या, इस पूरे बड़े वाले एरिया में जो लोग रह रहे होंगे ये एक ही साथ क्या होंगे, स्कूल जाएंगे, एक ही साथ कॉलेज जाएंगे, एक ही साथ इंडस्ट्री खुलेगा, एक ही साथ दुकान खुलेगा, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल एक ही साथ इतने सारे पॉपुलेशन जब उठ के जाएंगे भाई, तो अभी 12 बजे रात है, ये मिडनाइट है ये, तो जैसी ही सुबह होगा, मान लेते हैं इनका जो, जब ये एक ही सिंगल टाइम जोन में है, इनका टाइमिंग मान लेते हैं भाई ऑफिस जाने का 8 बजे से मान लेते हैं 4 बजे तक का है, ठीक है, 8 AM से 4 PM तक का है। तो जैसे ही 8 बजेगा ये सारे लोग, इतने सारे लोग भाई अचानक से जाएंगे ऑफिस, तो अचानक से लोड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ऑफिस खोलते हैं क्या, कंप्यूटर ऑन होगा, जितना भी भाई फैन चाहिए, लाइट चाहिए, है ना, तो अचानक से भाई पावर का डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ। फिर इंडस्ट्री खुलेगा तो और डिमांड बढ़ेगा, शॉप्स खुलेंगे, मॉल खुलेंगे, है ना, तो पावर का डिमांड बढ़ेगा और लोड कर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन भाई जैसे आप इसको मल्टीपल टाइम जोन में डिवाइड कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले इतने वाले लोग ही एक तरीके से कहाँ जाएंगे, ऑफिस के लिए जाएंगे। तो समझिए अब कैसे एक तरीके से ये, तो क्योंकि अभी इस वाले का मान लेते हैं टाइम जोन है 8 बजे से, यानी ऑफिस स्कूल 8 बजे से खुल रहा भाई, ओके। तो अभी ये रात था, बेस लोड था, क्योंकि इतने ही लोग, बहुत कम लोग हैं, तो बहुत कम लोग जाएंगे, तो सीधी सी बात है हल्का सा क्या होगा, पावर का डिमांड आएगा, सही बात है। उसके बाद 1 घंटा बाद भाई ये वाले लोग एक तरीके से जाएंगे, तो फिर 1 घंटे के बाद फिर क्या होगा, क्योंकि भाई अब इधर वाला क्या होगा, थोड़ा बहुत लोड कम हो गया होगा। या फिर ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम लोगों ने सिंगल टाइम जोन रखा, जब सिंगल टाइम जोन रखा भाई, तो इस तरीके से लोड आ रहा था। लेकिन जब हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ इतना ही पावर का डिमांड है, तो पीक यहाँ से क्या हो जाएगा, इतना पीक अब नहीं जाएगा, ये इतना पीक नहीं जाएगा, ये सिर्फ इतना ही पीक जाएगा, क्योंकि 8 से 9 बजे के बीच में इतने ही लोग एक तरीके से ऑफिस आ रहे हैं, है ना। उसके बाद कुछ देर के बाद ये लोग जाएंगे, कुछ देर के बाद ये लोग जाएंगे, तो थोड़ा सा और एक तरीके से आएगा ऐसे, है ना, फिर कुछ और आएगा, समझ में, फिर कुछ और आएगा, समझे। तो इस तरीके का भाई पीकी नेचर देखने को नहीं मिलेगा। या फिर इसको आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये जो एक ही टाइम जोन पे चल रहा था ये पूरा कंट्री, तो जब आपने 4 पार्ट में डिवाइड किया तो ये पीक क्या हो जाएगा, पहले के मुकाबले कम जाएगा, समझे, क्लियर हो गया। और उसी तरीके से ये वाला भी जो पीक है ये पहले के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई पावर तो वही सेम लेगा लेकिन अलग अलग टाइम मिलेगा, इसका बेस्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे है, ठीक है। ये रात का टाइम था, फिर पहले ये लोग उठेगा, ये लोग गया ऑफिस, इनका जो पीक टाइम था ये पीक खत्म हो जाएगा, फिर ये लोग जाएगा, फिर से पीक आएगा छोटा सा, फिर इसका पीक खत्म होगा, फिर ये लोग जाएगा तो फिर से आएगा, फिर ये जाएगा तो फिर से आएगा। तो पहले जो पीकी नेचर था, देख रहे हैं इतना मैक्सिमम पावर का डिमांड है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में कैसे फिर इतना ही मैक्सिमम पावर का एक तरीके से डिमांड हो रहा है। और ये तो भाई पहला मेथड था, पहला मेथड था टाइम जोन, यानी कंट्री को एक तरीके से मल्टीपल टाइम जोन में डिवाइड कर दीजिए, आपका एक तरीके से जो पीकी नेचर है लोड कर्व का वो एक तरीके से यहाँ पे कम हो जाएगा। और भी बहुत सारे मेथड है। दूसरा मेथड होता है भाई, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है सब्सिडी प्रोवाइड करना, ठीक है। सब्सिडीज क्या होता है, जैसे अगर आज के डेट में आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं भाई, तो अगर आपका वहां पे कॉस्टिंग मान लेते हैं 2.5 लाख आ रहा है, तो उसमें आप देखिए गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देता है, तो जो आपने 2.5 लाख रुपया लगाया है ना, उसमें भाई 80,000 से 90,000 रुपए का गवर्नमेंट आपको एक तरीके से दे देता है। तो हम लोग यहाँ पे सब्सिडी किसको देंगे, हम लोग यहाँ पे देते हैं कंपनीज को, कंपनीज हो गए या फिर कहीं इंडस्ट्री हो गया या फिर कहीं फार्मर हो गया। अब सब्सिडीज किस तरीके का देंगे समझिए, अभी फिर से समझाता हूं। मान लेते हैं मेरा इस तरीके का वेरिएबल लोड कर्व है ना, तो इसको और ऐसे दिखाते हैं। तो अभी भाई एक मिनट भाई कॉल आ रहा, देखिए कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग भाई सब्सिडी के ऊपर बात कर रहे थे।
तो अभी हम लोग का इस तरीके का लोड कर्व है। अब सब्सिडीज किसको दे रहे हैं? इंडस्ट्री को दे रहा है, कंपनी को दे रहा है, फिर कहीं फार्मर को दे रहे हैं। किस चीज के लिए दे रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं भाई कि जो पीक लोड आ रहा है, ये पीक लोड एक तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम में ही आ रहा है ना, ये एक टाइम को पकड़ करके एक तरीके से आ रहा है। तो जो आपने अपने गांव में भाई जनरेटिंग स्टेशन लगा रखा है, तो आप क्या कर रहे हैं, आपके गांव में जितने भी फार्मर्स रह रहे हैं, तो फार्मर लोग का सबसे बड़ा काम क्या होता है भाई? अपने खेत को पटाना, है ना। और उसके लिए आज की डेट में क्या यूज हो रहा है? इंडक्शन मोटर यूज हो रहा है। तो उनको आप एक तरीके से कह रहे हैं कि जब मेरा ऑफ लोड वाला रीजन, ऑफ लोड मतलब क्या, जब ये पीक लोड चला गया, जैसे रात के टाइम में भाई आपका नाइट वाला टाइम अभी बताया ना, नाइट में पावर का डिमांड कम होता है, तो आप किसान लोग को सब्सिडी दे रहे हैं कि आप अपने समरसेबल मोटर को या फिर कहिए इंडक्शन मोटर को डे टाइम में मत चलाइए, यानी इस पर्टिकुलर टाइम में आप मत चलाइए। ठीक है, आपने उन लोगों के लिए क्या किया, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर दिया, ज्यादातर आपने नाइट शिफ्ट दे दिया उनको कि नाइट के टाइम में, क्योंकि भाई यहाँ पे पीक लोड है नहीं, तो इस समय आप एक तरीके से चलाइए। और अगर आप ऐसा करेंगे तो जो आज के डेट में 1 किलोवाट एनर्जी का बिल पे करना पड़ रहा है, मान लेते आपको 8 रुपए पे करना पड़ रहा है भाई, ठीक है, तो आपको 8 रुपया ना पे करके आपसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7 रुपया ही लेंगे। तो ये हो गया एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड कर देना, है ना। तो किसान लोग का भी बेनिफिट है, और जो जिन्होंने यहाँ पे जनरेटिंग स्टेशन बनाया भाई, उनका भी एक तरीके से बेनिफिट है, क्योंकि अगर लोड कर्व ऐसा रहेगा तो इनको देख रहे हैं यहाँ पे 2 तरीके का पावर स्टेशन बनाना पड़ रहा है, बेस लोड के लिए भी और पीक लोड के लिए भी। तो अब क्योंकि भाई अब यहाँ पे जो पीक था, ये पीक क्या हो जाएगा, पहले से कम जाएगा, क्योंकि किसान लोग अब क्या करेंगे, एक तरीके से अपने समरसेबल पंप को नहीं चलाएंगे डे टाइम में, फिर कहिए उस टाइम में जब पीक लोड आ रहा है। ये कब चलाएंगे? ये चलाएंगे अपने रात के टाइम में। तो रात के टाइम में भाई क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से ज्यादा लोड बढ़ जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ का पीक चला गया, और जो बेस लोड था तो इसका वैल्यू थोड़ा सा पहले से कम, क्योंकि यहां से जो कटा भाई उसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, समझे। तो हम लोग सब्सिडी देते हैं, जैसे किसान को मैंने दिया, उसी तरीके से आप इंडस्ट्री को दे सकते हैं। इंडस्ट्री को आप बोलिए भाई आप डे टाइम में नहीं चलाइए, आप रात में एक तरीके से इंडस्ट्री चलाइए। इसलिए ज्यादातर देखिए भाई जो इंडस्ट्री होते हैं ना, रात में भी एक तरीके से खुले रहते हैं। तो रात में आपका ये क्या है, एक तरीके से ऑफ लोड वाला रीजन है ना। तो ओवरऑल आपका ये यहाँ से पीक हट जाएगा, पीक हट के यहाँ पे एक तरीके से जो पावर इसको चाहिए यहाँ पे एक तरीके से यूटिलाइज करेगा, यहाँ से पीक हट जाएगा, यहाँ से फिर ये इस तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो ओवरऑल देख रहे हैं आपका जो बेस लोड बन रहा है भाई, एक यूनिफॉर्म बनते चला जा रहा है, इस तरीके का वेरिएबल नहीं बन रहा है, ये यूनिफॉर्म हो रहा है। तो पहला हो गया टाइम जोन में कन्वर्ट करना कंट्रीज को, उसके बाद सब्सिडीज प्रोवाइड करना, उसके बाद अभी जो मैंने आपको सोलर सिस्टम वाला एग्जांपल दिया भाई, थर्ड पॉइंट लिखिए सनलाइट को यूज करना, ठीक है, सनलाइट को यूज करना। तो भाई अभी जैसे आप इमेजिन कीजिए कि आप अपने घर में 8 सोलर पैनल लगा ले रहे हैं 40 वाट वाले, है ना। तो सीधी सी बात है कि भाई आपका जब डे टाइम है, क्योंकि पीक लोड कब आता है, स्कूल खुल गया, कॉलेज खुल गया, ये सब है ना, तो डे टाइम में ही पीक लोड ज्यादा आता है। तो क्योंकि भाई आप अपने घर का जो मैक्सिमम पावर का डिमांड है वो कहां से फुलफिल कर ले रहे हैं, सोलर पैनल से कर ले रहे हैं। तो सीधी सी बात है आप फिर सप्लाई से लीजिएगा नहीं ना, तो यहां से अगेन क्या हो जाएगा, पीक एक तरीके से खत्म हो जाएगा। तो हर घर में या फिर कहिए जो इंडस्ट्रियल एरिया भाई, वहां पे अगर सोलर पैनल एक तरीके से लगा दिया जाए, है ना, और मान लेते हैं उस इंडस्ट्री का एक तरीके से आपका 100 किलोवाट का पावर का डिमांड है, और मान लेते हैं ये भाई अपना 50% जो है, 50% पावर का जो नीड है वो सोलर पैनल से कर ले रहा है। तो सीधी सी बात है ये सप्लाई साइड से कितना लेगा, बाकी का जो 50% है नहीं 50 किलोवाट। तो यहाँ पे जो पीक बन रहा था वो पीक क्या हो जाएगा, पहले से कम जाएगा। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने वेरिएबल लोड कर्व को, यहां पे देख रहे हैं इस तरीके का लोड कर्व बनता है ऐसे, इस वेरिएबल लोड कर्व को हम लोग कैसे कर दे रहे हैं, एक तरीके से इस तरीके के लोड कर्व में हम लोग कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और ऐसा करने से क्या बेनिफिट मिलेगा और कैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा भाई, आपको समझाता हूं मैं। थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेथड ऑफ इंप्रूविंग लोड फैक्टर, ठीक है। लोड फैक्टर यानी अभी समझिए लोड कर्व को कैसे हम लोग यूनिफॉर्म करते हैं। तो पहला मेथड मैंने आपको समझा दिया कि डिफरेंट टाइम जोन दे करके, उसके बाद यहाँ पे सनलाइट को यूज करके, उसके बाद कंपनीज हो गया, इंडस्ट्री हो गया, फार्मर हो गया, इनको सब्सिडी दे करके रात में आप एक तरीके से चलाइए।
उसके बाद एक और है, जब टैरिफ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल टैरिफ में हम लोग को पढ़ना होता है भाई 2 पार्ट टैरिफ, 3 पार्ट टैरिफ। तो 2 पार्ट टैरिफ का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे पैसा 2 तरीके से पे करना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट में जो भी आप एनर्जी यूज करेंगे, यानी जो भी आप किलोवाट आवर एक तरीके से कंज्यूम करेंगे, जितना यूनिट आप यूज करेंगे उस हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आपका मैक्सिमम पावर का डिमांड है उसके हिसाब से भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता है A प्लस बी, ठीक है, A इंटू एक्स कर लेते हैं प्लस B इंटू वाई कर लेते हैं। A क्या है आपका, हर एक यूनिट का जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, जैसे एक यूनिट का मान लेते हैं 7 रुपया है तो 7 रुपया लिखेंगे। और x क्या है, हर महीने आपने कितना यूनिट उठाया, मान लेते हैं 20 यूनिट उठाया तो यहाँ से 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस b क्या है भाई, b मेरा रेट है, जैसे आपके घर का मान लेते हैं 1 किलोवाट मैक्सिमम पावर डिमांड है भाई, ठीक है, तो इसका 1 किलोवाट मैक्सिमम पावर डिमांड का मान लेते हैं आपका 8 रुपया ले रहा है, या फिर कहिए 4 रुपया ले रहा है ना, ठीक है। और आपके घर का मान लेते हैं टोटल जो है 5 किलोवाट का मैक्सिमम पावर डिमांड है, तो इसके जगह हम लोग 4 लिखेंगे और टोटल कितना आप डिमांड कर रहे हैं पावर का, तो 5, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड के हिसाब से क्या किया जाता है, पैसा लिया जाता है एक तरीके से। क्योंकि भाई अगर कोई भी कंपनी इस लोड कर्व को, वेरिएबल लोड कर्व को अगर आप इस तरीके का यूनिफॉर्म नहीं बना पा रही है तो सीधी सी बात है फिर क्या करेगा, इस पीक लोड को हैंडल करने के लिए इसने एक पीक लोड पावर प्लांट बना रखा है, तो उसका भी तो पैसा इसको निकालना है। तो वो कैसे लेगा भाई, वो एक तरीके से लेगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड का भी एक अलग चार्ज लेने लगेगा। एनर्जी जो आप खींच रहे हैं वो तो लेंगे, वो तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ आपको फिर जो मैक्सिमम डिमांड है आपके घर का उसके हिसाब से, क्योंकि इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, पीक बढ़ जा रहा है, उसके चलते इसको एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है जनरेटिंग स्टेशन में, पीक पावर प्लांट एक तरीके से लगाना पड़ जा रहा है भाई। तो ये तो आपने समझ लिया भाई कि लोड कर्व क्या होता है। लोड कर्व एक तरीके से अगर वेरिएबल है तो इसको हम लोग कैसे एक तरीके से यूनिफॉर्म बनाते हैं। अब देखिए, अगर आपका लोड कर्व यूनिफॉर्म हो गया तो क्या क्या हम लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूले के ऊपर। तो लोड फैक्टर, ठीक है, लोड कर्व से ही रिलेटेड है मेरा लोड फैक्टर। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये होता है आपका एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड, ठीक है, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम डिमांड। अब एवरेज लोड है क्या, तो ये लोड कर्व से ही निकलता है भाई। जैसे अगर मैं बेसिक तरीके से समझाऊं तो ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया पावर, और मान लेते हैं लोड कर्व मेरा कुछ इस तरीके का है, ओके, ये है मेरा यहाँ पे 24 आवर, और ये था भाई मेरा फर्स्ट आवर मिडनाइट, और ये भी मिडनाइट। तो भाई यहाँ पे मेरे को एवरेज निकालना था। एवरेज क्या होता है, सबसे पहले तो एवरेज का मतलब समझिए। हमारे क्लासरूम है, क्लासरूम में भाई 3 लोग रह रहे हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं एक एग्जाम हुआ है 100 नंबर का, एक का है 90 नंबर, दूसरे का मान लेते 80 नंबर, और तीसरे का मान 70 नंबर। तो भाई अगर आपसे पूछे कि इस क्लास का एवरेज मार्क क्या आया इस टेस्ट में, है ना, एवरेज मार्क्स आपको बताना भाई, तो कैसे बताएंगे, एक टर्म में आप बोल नहीं पाएंगे ना, क्योंकि तीनों का अलग अलग मार्क्स है। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, 90 प्लस 80 प्लस 70 अपॉन 3, तो कितना हो जाएगा बताइए, 0 8 9 17 हो जाएगा, 17 और यानी 24 हो जाएगा, 24/3 करेंगे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये आपका आगे क्या एवरेज मार्क्स आ गया। तो भाई एवरेज का एक्चुअल मीनिंग क्या है ये पहले समझिए आप, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला मत रटिए आप। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई कि जैसे एक बच्चे का, पहले बच्चे का 90 नंबर आया, तो इसमें से हम लोगों ने क्या किया, इसका 10 मार्क्स जो है इसको दे दिया। तो इसके पास क्योंकि 10 मार्क्स दे दिया भाई, तो बचेगा कितना, इसके पास 80, इसके पास पहले से ही 80 था, और इसको 10 मार्क्स यहां से दे दिया, इसका मतलब ये भी 80 हो जाएगा, है ना। तो तीनों बच्चों का क्या कर दिया हम लोगों ने, इक्वल पार्ट में मार्क्स को डिवाइड कर दिया, तीनों का कितना आ गया, 80 80 80 आ गया। और यही क्या है, एक ओवरऑल आपका एवरेज निकल करके आया है इस पूरे क्लास का, 80 मार्क्स एक तरीके से एवरेज है। तो भाई आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो एक वेरिएबल लोड कर्व डिजाइन किया था, तो यहां पे भी तो हम लोग ऐसे ही कर रहे थे कि ये जो पीक था इसका, इस पीक वाले को यहां से हटा करके हम लोगों ने यहां से जो हटाया ये पावर यहां पे दे दिया, इसको ऐड कर दिया, यहां का पीक यहां से हटा करके फिर हम लोगों ने ये पावर यहां पे ऐड कर दिया, समझ रहे बात को। तो ओवरऑल आपका यहां पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा ग्राफ। तो ये क्या है एक तरीके से भाई, यहां पे क्या किया, एवरेज वाला ही तो मेथड एक तरीके से यूज किया। तो अब समझिए एवरेज लोड का मतलब, लोड मतलब यहाँ पे पावर भाई, लोड का मतलब होता है पावर से, इतना तो पता होना चाहिए यार, ठीक है, लोड मतलब पावर होता है। तो अभी आप देखें भाई कि अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो एरिया कैसे निकलेगा, अगर आप इसको देखें तो पूरा रेक्टेंगल बन रहा है ना। ये मान लेते भाई आपका जो बेस लोड का मैक्सिमम पावर का डिमांड है, जो पावर का डिमांड कर रहा है ये मान लेते हैं 100 किलोवाट है, और जो इसका पीक है ये मान लेते भाई 150 किलोवाट है,
क्लियर हुआ? तो ओवरऑल देखिए इसका मेरे को सेपरेट एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन रहा है तो इसका एरिया कितना निकलेगा बताइए? ये हो जाएगा आपका 100 इंटू टाइम कितना है आपका 24 प्लस, अब इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा, इसका एरिया अलग निकालना पड़ेगा। तो इसका एरिया कैसे निकले? यहाँ पे ऐसे करना, ट्रायंगल बन जाएगा, ट्रायंगल और ये स्क्वायर, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल और ये स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी एरिया निकल जाएगा, इसका भी एरिया निकल जाएगा। लेकिन एरिया निकालने आप कर क्या रहा है भाई? आप क्योंकि ये रेक्टेंगल था तो आपने क्या किया, इतना पावर इंटू इतना टाइम, तो भाई पावर इंटू टाइम किया आपने, तो पावर इंटू टाइम क्या होता है? एनर्जी के बराबर होता है। इसका मतलब इसका जब एरिया निकालिएगा ओवरऑल तो एनर्जी मिलेगा आपको, ठीक है, एनर्जी मिला। लेकिन भाई मेरे को तो यहाँ पे पावर चाहिए ना, समझ गए? तो जो भी आपका यहाँ पे एरिया आएगा यानी वो एनर्जी के बराबर है और उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पावर इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम है। तो यहाँ से अगर मेरे को एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम है तो मेरे को पावर चाहिए, तो पावर के लिए क्या करना पड़ेगा? पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम करना पड़ेगा भाई। यानी जो भी एनर्जी है यानी एरिया क्या है? एनर्जी के बराबर, उसको फिर टाइम से यानी 24 घंटे से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मेरे को पावर दे देगा एक तरीके से, समझ में आया? तो ऊपर में है मेरा एवरेज पावर, मतलब ये पूरा का पूरा कितना पावर एक तरीके से कंज्यूम कर रहा है वो, अपॉन मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड मतलब क्या? डिमांड भी क्या है? पावर ही। मैक्सिमम पावर कितना ये एक तरीके से कर रहा है, फिर इसी को बोलते हैं पीक लोड। तो मैक्सिमम क्या है भाई इसका? मैक्सिमम कितना है? 150। तो अगर आप करेंगे यहाँ पे तो हमेशा, क्योंकि भाई मैक्सिमम डिमांड मतलब देखिए ना, यहाँ पे देखिए भाई इससे आप समझिए कि भाई इसका ये मैक्सिमम नंबर था 90, तो एवरेज जो आया, एवरेज हमेशा क्या होता है? जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है उससे कम ही आएगा आपका एवरेज, ठीक है। तो एवरेज लोड यहाँ पे लगाएंगे तो न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर मान लेते भाई आपका यहाँ पे कुछ है x, और मैक्सिमम डिमांड जो होगा, मैक्सिमम डिमांड यहाँ मान लेते y। यहाँ पे एक चीज लिखिए कि x जो होगा हमेशा क्या होगा? छोटा होगा y के मुकाबले, समझे? नहीं तो फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलिए, यहाँ पे सब टाइम लेके चलना पड़ेगा, और न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी न्यूमेरिकल ये सब दिया रहता है बुक में, तो वहां से आपको क्लियर हो जाए। तो लोड फैक्टर जो है भाई ये आपका हमेशा क्या होता है? लेस देन यूनिटी होता है, क्योंकि न्यूमरेटर मेरा क्या है? छोटा है, डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है, तो इसका जो वैल्यू आएगा लोड फैक्टर का ये हमेशा क्या होगा? लेस देन यूनिटी होगा, लेस देन यूनिटी, यूनिटी से हमेशा कम होगा। और ऐसा क्यों हो रहा है भाई? लेस देन यूनिटी क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम डिमांड है, मैक्सिमम डिमांड है ये भाई मेरा बहुत ज्यादा है, ये कुछ इस तरीके का एक्चुअल में बन रहा है ना, ये बहुत ज्यादा है एवरेज वाले वैल्यू से, समझ गए? तो अगर मैं, ध्यान समझिए, अगर मैं इसके पीक को कम कर दूं, क्योंकि यही यहाँ पे नीचे में डिमांड, मैक्सिमम डिमांड की जगह हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके वैल्यू को अगर मैं कम कर दूं, यानी इसका जो पी मैक्स है, मैक्सिमम पावर जो डिमांड कर रहा है, इसको अगर मैं कम कर दूं, यानी इसको कम करना मतलब क्या? डिनोमिनेटर के वैल्यू को कम करना। अगर ये वैल्यू कम हो गया तो ओवरऑल जो आपका लोड फैक्टर है ये एक तरीके से बढ़ जाएगा, डिमांड वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है ना, इसके वैल्यू को अगर आपने कम कर दिया तो लोड फैक्टर मेरा बढ़ जाएगा, और लोड फैक्टर बढ़ गया समझते क्या? लोड फैक्टर मेरा यूनिटी के करीब आने लगेगा, समझे? और अगर आप मैक्सिमम पावर को कम करना चाहते हैं, पीक लोड को कम करना चाहते हैं, तो अभी जस्ट बताया मैंने आपको 4 मेथड। क्या है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में डिवाइड कर दिए कंट्री को, सब्सिडीज प्रोवाइड कर दीजिए, सनलाइट यूज कर लीजिए, तो ओवरऑल इस तरीके का लोड कर्व किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कुछ इस तरीके के लोड कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे? और क्योंकि भाई इसमें जैसे यहाँ पे, यहीं पे समझाता हूं, ये मान लेते हैं आपने सबसे पहले फैक्ट्री ये सबको सब्सिडी दे दिया, किसान को सब्सिडी दे दिया, तो यहां से पीक खत्म हो गया आपका, समझे? तो यहां पे आपका बढ़ जाएगा, ऑफ लोड वाले रीजन में ये पावर का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री ऐसा बंद था डे टाइम में वो रात में चलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो पीक आया था इसको भी आपने सब्सिडी दे दिया, तो यहाँ से पीक खत्म हो जाएगा और वो लोग फिर से सनलाइट ऐसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा पावर बढ़ता है, इस तरीके का आ गया। तो पहले मैक्सिमम पावर कितना था भाई? इतना था, मान लेते हैं आपका 200 किलोवाट था। अब पावर कितना है? मैक्सिमम पावर कितना है? क्योंकि अब ग्राफ ये वाला है, ये वाला ग्राफ आपका फॉलो हो रहा है ना, ये वाला ग्राफ आपका फॉलो हो रहा है। तो मैक्सिमम कितना है? ये पहले 200 किलोवाट था, तो भाई ये अब ये कितना आएगा ये बताइए, क्योंकि अब ये वाला बना ना हम लोग का नया, सॉरी ये वाला, ये मैक्सिमम है पी मैक्स। तो ये क्या होगा भाई? ये मान लेते आपका सिर्फ और सिर्फ 120 किलोवाट ही है ना। तो पहले आपका मैक्सिमम लोड 200 किलोवाट था, अब कितने पे आ गया? एक तरीके से इस तरीके का मल्टीपल टाइम जोन्स प्रोवाइड करके, सब्सिडी प्रोवाइड करके, सोलर पैनल यूज करके अब हम लोग सिर्फ 120 आ गया, यानी डिनोमिनेटर मेरा क्या हो गया? पहले से कम हो गया, तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा? पहले से इंप्रूव हो जाएगा, यानी यूनिटी के करीब आ जाएगा। आप समझिए, क्योंकि भाई अब मेरा वेरिएबल लोड कर्व जो था, पहले ऐसे लोड कर्व था, जो इस तरीके का लोड कर्व था, इसको हम लोगों ने इस तरीके के लोड कर्व में कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल जो मेरा जनरेटिंग स्टेशन है यहाँ पे,
इस जनरेटिंग स्टेशन में मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ बेस लोड पावर प्लांट इंस्टॉल करना पड़ेगा। सिर्फ एक पावर प्लांट मेरे लिए इनफ है और ये एक बेस लोड पावर प्लांट क्या कर लेगा, इस तरीके के लोड को सप्लाई कर लेगा। समझ में आया? तो लोड फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लियर हो गया होगा भाई। और क्योंकि यहां पे सिर्फ एक ही पावर प्लांट लगा रहे हैं आप, तो भाई आपका जो इनिशियल कॉस्ट होगा ये ऑटोमेटिक कम जाएगा, और इनिशियल कॉस्ट कम हो गया तो सीधी सी बात है अब जो भी आप बिजली यहां पे जनरेट करेंगे वो अपने कस्टमर को क्या करेंगे, काफी चीप रेट में प्रोवाइड करेंगे। तो लोड फैक्टर सीधे सीधे किसको बताता है, ये आपके जो भी यहां पे यूनिट जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, जो यूनिट जनरेट किया जा रहा है भाई, इसके प्राइस को ये अफेक्ट करता है। और क्योंकि भाई ये यूनिट कब जनरेट हो रहा है, जब ये अल्टरनेटर या फिर ये पूरा का पूरा पावर प्लांट रनिंग कंडीशन में होगा, ठीक है। जो रनिंग कॉस्ट होता है, रनिंग जैसे आप टैरिफ पढ़िए वहां पे क्या होता है, एक फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक सेमी फिक्स्ड कॉस्ट होता है, एक रनिंग कॉस्ट होता है। तो रनिंग कॉस्ट मतलब क्या, जब मेरा पावर प्लांट चल रहा है, जब ये चल रहा है इसका मतलब क्या, ये पावर जनरेट कर रहा है। पावर जनरेट मतलब क्या, किलोवाट से होता है। तो अगर आपने लोड फैक्टर इंप्रूव कर लिया तो आपका भाई जो किलोवाट पर आवर है, सॉरी मतलब जो एक यूनिट का जो प्राइस है वो एक तरीके से कम हो जाएगा, उसका प्राइस एक तरीके से कम हो जाएगा। तो लोड फैक्टर हमेशा क्या करता है, आपके रनिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करता है। लोड फैक्टर अगर आपका यूनिटी है, मींस आइडियल केस है, ऐसे प्रैक्टिकल में तो होता नहीं भाई, लेकिन यूनिटी के करीब है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक यूनिट के लिए आपको जो पैसा पे करना पड़ेगा वो बहुत ही कम पे करना पड़ेगा, समझे। और लोड फैक्टर यूनिटी है कब होगा भाई बताइए, जब आपका एवरेज लोड क्या हो जाए, मैक्सिमम लोड के बराबर हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तभी तो एक तरीके से 1 के बराबर आएगा। समझ में आया? लेकिन प्रैक्टिकल में तो पॉसिबल नहीं ना, कुछ पीक रहेंगे, लेकिन फिर भी भाई पहले के मुकाबले जो पीक आ रहा था उससे तो कम ही हो गया ना, तो लोड फैक्टर मेरा यहाँ पे इंप्रूव हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लोड फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैक्सिमम पावर डिमांड पे, फिर ये पीक डिमांड पे, इसको पीक लोड बोलिए, फिर डिमांड बोलिए, फिर कहिए पीक पावर बोलिए भाई, पीक पावर पे, है ना। तो अगर आपने मैक्सिमम पावर के डिमांड को कम कर दिया तो लोड फैक्टर मेरा इंप्रूव हो जाता है, और लोड फैक्टर अगर इंप्रूव हो गया तो भाई मेरा जो कॉस्ट होगा हर एक यूनिट के लिए वो भी एक तरीके से कम जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके यहाँ पे लिख लेना है। Pmax अगर आपने कम कर दिया मैक्सिमम पावर डिमांड तो भाई लोड फैक्टर बढ़ जाएगा, और लोड फैक्टर बढ़ गया तो हर एक यूनिट के लिए जो आप पेमेंट पे करेंगे उसका पैसा कम जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये था भाई आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लोड फैक्टर का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, और ये भी आपका एक तरीके से पैसे बचाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक तरीके से आपके पैसों को सेव करता है। तो नेक्स्ट सेशन में इसको समझेंगे भाई।